हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोस नर्सिंग एजुकेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने पीडिया के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन देखी थी और कुछ उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज देखी थी। तो हम जानते हैं कि जैसे पीडियाट्रिक्स क्या होती है, बच्चों की केयर होती है, केयर ऑफ ए चाइल्ड या फिर ट्रीटमेंट ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम 0 to 18 ईयर्स, मतलब बर्थ से लेकर 18 ईयर्स के बच्चों तक की हमें इसमें ट्रीटमेंट, उसकी केयर, प्रिवेंशन, प्रमोशन करते हैं हेल्थ का। तो चलिए शुरू करते हैं हम। बच्चा जैसे डिलीवर होता है उसकी केयर करना। तो देखते हैं हमारा टॉपिक आज का क्या है, केयर ऑफ ए न्यूबॉर्न। सबसे पहले हम अगर डिस्कस करेंगे न्यूबॉर्न क्या होता है। जैसे ही बेबी डिलीवर होता है गेस्टेशनल पीरियड के बाद में, गेस्टेशनल पीरियड कितना होता है, 37 to 42 वीक्स का होता है, जिसके अंदर अगर जब बच्चा डिलीवर होता है उसे हम न्यूबॉर्न बोलते हैं। एक मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, क्या अगर बच्चा 34 वीक्स का हो रहा है वो न्यूबॉर्न कहलाएगा? क्या बच्चा 37 वीक्स का हो रहा है वो न्यूबॉर्न कहलाएगा? या फिर बच्चा 43 वीक्स का हो रहा है वो न्यूबॉर्न कहलाएगा? ये मेरा आपसे क्वेश्चन, ये नोट सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। कभी भी अगर बच्चा होता है, चाहे वो 34 वीक्स पे हो, 37 वीक्स पे हो या 43 वीक्स पे हो, उसे हम न्यूबॉर्न ही बोलेंगे। न्यू मतलब नया, बोर्न मतलब जस्ट डिलीवर्ड हुआ है। बट इनका अलग अलग नाम होता है। अगर 37 वीक्स से पहले हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्रीटर्म, मतलब ये वाला प्रीटर्म का बच्चा है। 37 वीक्स पे हो रहा है उसे हम बोलेंगे टर्म बेबी, 37 to 42 वीक्स में। और 42 वीक्स के बाद में हो रहा है, जैसे ये वाला बच्चा 43 वीक्स का हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट टर्म। नाम अलग अलग है बट बात वही है कि बच्चा न्यूबॉर्न कहलाएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं इमीडिएट असेसमेंट की। जैसे बच्चा डिलीवर हुआ उसमें हम क्या करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे। बच्चे को डिलीवर होते ही हमें वार्म क्लॉथ में लेना है, क्लॉथ में लेने के बाद में हम उसका असेसमेंट करते हैं। दोस्तों असेसमेंट क्या होता है, उसका देखना, उसको देखना। कैसे देखेंगे बच्चों को, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे हम नेक डाई से, उसको बोलेंगे हम असेसमेंट। नेक्स्ट होता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन असेसमेंट में बहुत अलग अलग फर्क है। इंटरवेंशन तो अगर हम जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे एयरवे क्लियर करना, अम्बिलिकल कॉर्ड कट करना, उसको क्लैंप करना, ये तो हो गया हमारा इंटरवेंशन। जबकि उसको ऑब्जर्व करना वो हम कहलाएंगे असेसमेंट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज इमीडिएट असेसमेंट। फर्स्ट पॉइंट, इमीडिएट असेसमेंट मतलब बोर्न होते ही असेसमेंट क्या करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे, फर्स्ट जो असेसमेंट होता है वो होता है इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट इनिशियल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न वो क्या होगा, इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन। वो हम कैसे चेक करेंगे रेस्पिरेशन, अगर बच्चा क्राई कर रहा है उसकी क्राई से हम पता करेंगे बच्चे ने रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दिया है। बच्चा 9 महीने के टाइम पीरियड में, जेस्टेशन पीरियड में क्या रहता है, उसके कोलैप्स रहते हैं लंग्स यूट्रस के अंदर। फिर जैसे बच्चा डिलीवर होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है, लंग्स की एल्वेलाइज खुलती है, बच्चा खुद से सांस लेना स्टार्ट करता है। वो कैसे लेगा, जब बच्चा फर्स्ट टाइम क्राई करेगा, वही क्या होगा, इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये आपको सबको समझ में आ गया। आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, असेस फॉर ग्रोस एनाटॉमिकल असेसमेंट। क्या करना है, रेस्पिरेशन हमने देख लिया, बच्चा रोया, उसके बाद में क्या करेंगे, ग्रोस एनाटॉमिकल असेसमेंट। ग्रोस मतलब सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से हमें नोट करना है। उसके एनाटॉमी मतलब बॉडी के अंदर कोई भी चीजें जो है असेसमेंट करेंगे। तो ग्रोस एनाटॉमिकल में हम क्या करेंगे, बच्चे को हमने ट्रे में सुपाइन लेटा दिया, उसकी बॉडी को हम सुपाइन पोजीशन से देखेंगे, एंटीरियरली देखेंगे कि बच्चे में हेयर्स ज्यादा है, क्लेफ्ट लिफ्ट या फिर क्लेफ्ट पैलेट है या नहीं है। नहीं है तो बच्चा नॉर्मल है तो ये दिक्कत है। लिम्स प्रॉपर प्रेजेंट है, चारों लिम्स प्रेजेंट है, या फिर कोई भी फिंगर वगैरह, थंब वगैरह एक्स्ट्रा प्रेजेंट है या नहीं है, ये क्या हम करेंगे, उसके अंदर नोट करेंगे। फिर हमें क्या करना है, बच्चे को प्रोन पोजीशन में लेना है। प्रोन पोजीशन में लेने के बाद हम क्या नोट करेंगे, जो बैक साइड का पोर्शन है, पोस्टीरियर साइड है, उसको हम नोट करेंगे। उसमें हम क्या देंगे, एक एनकेडी नाम की बीमारी होती है, जो क्या होती है, स्पाइन के अंदर ओपनिंग होती है, उसके अंदर से कुछ ऑर्गन्स बाहर भी निकले हुए होते हैं, कई बार उसमें कवरिंग भी होती है। तो ये सारी चीजें हमें नोट करनी है, उसको हम बोलेंगे ग्रोस एनाटॉमिकल असेसमेंट। दो चीजें हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, असेस फॉर अपगार स्कोरिंग। असेस फॉर अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोरिंग एक ऐसी चीज है, बच्चे के हम वाइटल्स, उसके रिफ्लेक्स, उसकी जो क्राई है, वो हम सारी इसके अंदर नोट करते हैं।
अपगार क्या होता है? ए फॉर अपीयरेंस, बच्चे का अपीयरेंस कैसे, जैसे हमने बच्चे को देखा, असिस्ट कर रहे हैं ओनली ना, इंटरवेंशन नहीं है इसमें। बच्चे को हम देखेंगे, बच्चा पिंक है, पेल कलर में है, कैसा है, वो सब किस में आएगा? ए फॉर अपीयरेंस में। नेक्स्ट क्या है? पी फॉर पल्स, बच्चे में पल्स कितनी है, उसकी हार्ट रेट कितनी है, वो हम चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या है? जी, ग्रीमेज, ग्रीमेज मतलब उसमें रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट है ए फॉर एक्टिविटीज, बच्चा कितनी एक्टिविटी कर रहा है, डल है, कुछ एक्टिविटीज कर रहा है, ये सब हम उसमें एक्टिविटीज में नोट करेंगे। नेक्स्ट आर फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हम क्या चेक करेंगे? बच्चा कितनी रेस्पिरेशन रेट ले रहा है। ये सारी चीजें थी 5, इनमें स्कोरिंग होती है 0, 1 और 2। मैक्सिमम स्कोरिंग कितनी होगी? 2। जैसे एकदम जो बच्चा सही होता है उसमें मोस्ट 10 स्कोरिंग मिल जाएगी, 7 to 10 मिल जाएगी। जैसे बच्चा थोड़ा डल है, उसमें कोई दिक्कत है, इन स्कोरिंग के हम देखेंगे तो क्या होगा, उसमें हम स्कोर देखते हैं। तो अब हम नोट करते हैं कि अपगार स्कोरिंग करते कब है। तो हम अपगार स्कोरिंग कब करेंगे? आफ्टर डिलीवरी 1 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे? अपगार स्कोरिंग करेंगे। क्या बोला मैंने? जस्ट आफ्टर डिलीवरी विद इन 1 मिनट हम क्या करेंगे? अपगार स्कोरिंग। सो व्हाट वाज हैपनिंग हियर? जैसे बच्चा डिलीवर हुआ 1 मिनट के अंदर हमने उसकी अपगार स्कोरिंग कर ली। उसके बाद में हम नोट कर लेंगे उसमें कोई दिक्कत है या नहीं है, कुछ इंटरवेंशन करने हैं या नहीं करने। उसके बाद में हम फिर से क्या करेंगे? 5 मिनट के बाद में अपगार स्कोरिंग करेंगे। यहाँ पे क्या था? सबसे पहले बच्चे की हम 1 मिनट के अंदर अपगार स्कोरिंग करेंगे। नेक्स्ट 1 मिनट के असिस्टमेंट के बाद में फिर से नेक्स्ट 5 मिनट बाद में हम क्या करेंगे? एक बार फिर से असिस्ट करेंगे। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अपगार स्कोरिंग कितने टाइम करते हैं और कब कब करते हैं। तो कितने टाइम करेंगे? 2 टाइम्स करेंगे। फर्स्ट 1 मिनट के अंदर, नेक्स्ट फर्स्ट असिस्टमेंट के आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक है। अगर इन दोनों में आपको कुछ अल्टरेशन मिल रहा है, मतलब फर्स्ट में हमने किया था वो बच्चा सही था, नेक्स्ट में हमने किया उसमें कुछ दिक्कत हमें देखने को मिली, फॉर क्लियरिफिकेशन हम क्या करेंगे? 10 मिनट बाद में एक बार फिर से अपगार स्कोरिंग कर लेते हैं। जनरली क्या था? अपगार स्कोरिंग ओनली 2 टाइम्स होती है, बट फॉर मोर फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फिर क्लियरिफिकेशन हम क्या करेंगे? 10 मिनट बाद में एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, ओनली बट 2 टाइम्स करेंगे। ठीक है। अपगार स्कोरिंग हमने कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे? मॉनिटर फॉर साइन फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, बच्चे में कोई भी रेस्पिरेटरी दिक्कत है तो उसको हम साइंस नोट करेंगे। वो साइंस किस प्रकार होंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम नेजल फ्लेयरिंग। नेजल फ्लेयरिंग क्या होती है? जो हमारे नोज की नथुनिया जिसे हम बोलते हैं वो क्या करेंगे? अप डाउन करेंगे, ऐसे फ्लटर करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेजल फ्लेयरिंग। बच्चे में सांस की दिक्कत है, कोई भी रेस्पिरेटरी दिक्कत है, लंग्स अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाए, उस कंडीशन में हमें ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है? इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। इंटरकोस्टल ये जो स्पेस होती है चेस्ट में, इंटरकोस्टल स्पेस होती है, वो हमें रिट्रैक्ट देखने को मिलेगी, अंदर की साइड दसी हुई देखने को मिलेगी, जबकि नॉर्मल बच्चों में उभरी हुई होती है, नॉर्मल शेप में होती है। इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा? रिट्रैक्टेड इंटरकोस्टल मसल्स। नेक्स्ट क्या है? साइनोसिस की कंडीशन। साइनोसिस क्या होता है दोस्तों? जब बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, बच्चा रेस्पिरेशन नहीं ले पा रहा, मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में यही होता है। फिर क्या होता है? इसके अंदर बॉडी में ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लग जाता है, लिम्स का, फिंगर्स का। ठीक है। इस चीजों को हम बोलते हैं ब्लूइश डिस्कलरेशन को साइनोसिस की कंडीशन। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड साइनोसिस। नेक्स्ट क्या है? ग्रंटिंग साउंड। बच्चे में हम जब नोट करेंगे उसका रेस्पिरेटरी साउंड सुनेंगे तो हमें कैसा देखने को मिलेगा? ग्रंटिंग साउंड, गड 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 गड, ऐसी आवाजें हमें सुनाई देखने को मिलती है। किस वजह से हो सकती है? अंदर अगर कुछ भी चीज एस्पायरेट कर जाए, थोड़ा बहुत भी फ्लूइड अंदर चल जाए, नोज में चला जाए, उस चीजों में हमें देखने को मिलता है ग्रंटिंग साउंड। नेक्स्ट क्या है? टेकीपीनिया। बच्चा क्या करेगा? टेकीपीनिया मतलब जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होती है वो क्या मिलेगी? हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, उसको हम बोलेंगे टेकीपीनिया। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन एंड सिम्टम्स में। हमने इसमें डिस्कस किया था इनिशियल या फिर इमीडिएट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। इनिशियल असेसमेंट हमने कर लिया था, जो इमीडिएट हमारा असेसमेंट था। उसके करने के बाद में जो हमें डिफॉर्मिटीज मिली बच्चों में, तो क्या मिली? एक तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह की कंडीशन मिली। उसके बाद में हम करेंगे इमीडिएट इंटरवेंशन की कंडीशन या फिर इनिशियल इंटरवेंशन। तो इनिशियल इंटरवेंशन में हम 2 प्रायोरिटीज रखते हैं।
सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एयरवे को क्लीन करना होता है। नेक्स्ट हमारा होता है अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एयरवे को क्लीन करना, क्लीनिंग ऑफ एयरवे। ये सबसे हमारा फर्स्ट इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन में इसके अंदर हम क्या करेंगे, एयरवे क्लीन करने के दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड क्या होता है फ्रेंड्स, स्टेराइल गोज होता है, उसकी हेल्प से हम नोज एंड माउथ है उसको हम क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सक्शनिंग, तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, एक स्टेराइल गोज लेना है, ग्लव्स पहनने हैं। बाद में क्या करना है, बच्चों के जो नोज एंड नोस्ट्रिल्स है उनको क्लीन करना है, कोई भी म्यूकस है कोई भी सिक्रीशन है उनको करना है। ओरल कैविटी के अंदर हम रोटेट करके सर्कुलर मोशन में हम क्लीन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, स्वाब के लग के या फिर जो गोज है उसके लग के जो भी सिक्रीशन या थिकनेस है म्यूकस की वो बाहर आ जाएगी, या फिर बच्चा उससे एस्पिरेट नहीं कर पाएगा। दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है एयरवे को क्लीन करने का, वो होता है हमारा सक्शनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब हमें ऐसा लगता है कि बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, हम क्या करेंगे, बच्चे में सक्शनिंग परफॉर्म करेंगे। ये किस किस कंडीशन में हम परफॉर्म कर सकते हैं, थिकनिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, या फिर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन निकलना माउथ से, या फिर मिकोनियम एस्पायरेट करता है, उस कंडीशन में बच्चे का जो एयरवे वो क्लीन नहीं है, तब हम क्या करेंगे, सक्शनिंग परफॉर्म करेंगे। तो सक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए भी हमें कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनका ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे देखना, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्लीन ओरल कैविटी देन नेजल कैविटी। तो सबसे पहले जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी क्या है, हमें सबसे पहले नोज और ओरल कैविटी में से हमें सबसे पहले क्लीन क्या करना है, ओरल कैविटी को करना है। वो क्यों करना है, जब हम नेजल कैविटी को क्लीन करेंगे तो ओनली नेजल कैविटी क्लीन होगी, जबकि हम अगर ओरल कैविटी को अगर क्लीन कर रहे हैं, ओरल कैविटी भी क्लीन होगी। उसके साथ में एक चीज से हमें बचा सकते हैं, जिस कंडीशन होती है एस्पायरेशन से हम बच्चे को बचा सकते हैं। जो म्यूकस वगैरह या फिर जो म्यूकोनियम वगैरह है वो क्या करेगा, बच्चा एस्पायरेट नहीं कर लिए, इसलिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ओरल कैविटी को क्लीन करेंगे। इसलिए नेजल कैविटी के बजाय ओरल कैविटी को सबसे पहले क्लीन किया जाता है। इसके बाद में हम ड्यूरेशन की अगर बात करें, तो जो सक्शनिंग की प्रोसेस होती है वो कितनी देर तक होती है, 5 से 10 सेकंड तक की ओनली होती है। अगर हम 10 सेकंड से ज़्यादा परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, अगर हम 10 सेकंड से ज़्यादा परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, इंजरी होने के चांसेस होते हैं। अगर हमें ज़्यादा सक्शनिंग करनी है तो हमें स्टॉप करना है बीच में, बच्चे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, फिर उसके बाद में क्या करना है, हमें वापस से सक्शनिंग प्रोवाइड करनी है। इसके बाद में अगर हम प्रेशर की बात करें, जो सक्शनिंग का प्रेशर होता है वो कितना होना चाहिए। सक्शनिंग का प्रेशर एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग होता है, तो मैंने आपको पीडियाट्रिक्स में सारे डिस्कस किए और एडल्ट्स का भी डिस्कस किया है। सबसे पहले अगर बच्चा प्री टर्म है, मतलब 37 वीक से अगर बच्चा पहले डिलीवर हो रहा है, उस कंडीशन में हम क्या करें, उसके सेल्स टिश्यू क्या है, इमेच्योर होते हैं, तो हमें प्रेशर कितना रखना है, 40 to 60 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। नेक्स्ट क्या है, अगर टर्म बेबी है, नॉर्मल बेबी अगर हो रहा है, फिर भी उसमें अगर हमें सक्शनिंग करनी है तो उसका प्रेशर कितना होगा, 60 to 80 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट हम डिस्कस करें चाइल्ड की, या फिर ओल्डर इन्फेंट्स वगैरह होते हैं, उनमें अगर हमें सक्शनिंग प्रोवाइड करनी है तो उसमें कितना रखेंगे, 80 to 100 mm ऑफ Hg, और जो हमारा एडल्ट्स होते हैं उनमें 100 to 120 mm ऑफ Hg। तो इस इंटरवेंशन में हमने बात की थी कि बच्चे का एयरवे कैसे क्लीन करें। सबसे पहले बच्चे में हम स्टेराइल गोज से भी कर सकते हैं, नेक्स्ट सक्शनिंग से भी कर सकते हैं। कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, वो हमें ध्यान में रखनी कि ओरल कैविटी को सबसे पहले क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है क्लीन करने में, फिर नेजल कैविटी को हमें क्लीन करना है। उसके बाद में हमारा जो ड्यूरेशन था वो, और उसके बाद में प्रेशर जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये था हमारा क्लीनिंग ऑफ एयरवे ऑफ न्यूबॉर्न। मैंने डिस्कस कर लिया कि एयरवे को कैसे क्लीन करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड की कटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले अम्बिलिकल कॉर्ड की कटिंग के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, जिसकी हेल्प से हम उसे कट कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए। कोचर्स फोर्सेप, 2 हमें कोचर्स फोर्सेप चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सीजर और सर्जिकल ब्लेड, एक हमें सीजर चाहिए या फिर हम सर्जिकल ब्लेड भी यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉर्ड क्लैंप होता है एक, वो हमें यूज में लेना है। ये सारी चीजें हमें यूज में लेनी है। कोचर्स फोर्सेप कैसी होती है, ऐसे टूथ होता है आगे, इस साइड से ऐसे लॉक होती है, ये कोचर्स फोर्सेप होती है। कॉर्ड क्लैंप ये इस टाइप से होता है।
ये लॉक हो जाता है यहाँ पे, वो सीजर आपको पता ही है। ये सारी चीजें हमें यूज में लेनी। अब हम प्रोसीजर की अगर बात करें तो हम अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे कट करेंगे, तो देखते हैं। ये हमारा बेबी है, ये न्यूबॉर्न डिलीवर हुआ, ये इसका कोड है और ये प्लेसेंटा है, ठीक है। ये हमारा न्यूबॉर्न है, ये इसका अम्बिलिकल कोड है और ये प्लेसेंटा है। अब हमें इसे कट कैसे करना है, तो कट हम कैसे करेंगे, जो हमारा फर्स्ट जो हमने यहाँ पे कोचस फोर्सेप हमने 2 यूज में ली थी। फर्स्ट हम फोर्सेप कहाँ पे प्लेस करेंगे, वो हम प्लेस करेंगे अम्बिलिकस से लेकर 2.5 सेंटीमीटर पे। डिस्टेंस कितना होगा, बच्चे के अम्बिलिकस से कोड की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फर्स्ट कहाँ पे प्लेस करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट क्या है, दूसरा जो कोचस फोर्सेप है वो हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, अम्बिलिकस से 5 सेंटीमीटर पे। सेकेंड फोर्सेप हम कहाँ पे करेंगे, ये फोर्सेप है 5 सेंटीमीटर पे। 2 चीज मैंने आपको बताई। सबसे पहले क्या करना है, 2 कोचस फोर्सेप लेनी है। फर्स्ट फोर्सेप कहाँ पे प्लेस करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द अम्बिलिकस ऑफ द न्यूबॉर्न। नेक्स्ट क्या है, जो सेकेंड फोर्सेप हम लगाएंगे वो लगाएंगे 5 सेंटीमीटर पे। इट मीन्स अम्बिलिकस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे सेकेंड फोर्सेप हमें लगानी है, ठीक है। इतनी बात हो गई। ये सब लोग दोनों को लॉक कर देंगे। दोनों को लॉक करने के बाद में विद द हेल्प ऑफ सर्जिकल ब्लेड, विद द हेल्प ऑफ सर्जिकल ब्लेड हम क्या करेंगे, इन बिटवीन बोथ द कोचस फोर्सेप हम क्या करेंगे, कट लगाएंगे। और वो कट कितने का होगा, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 सेंटीमीटर का होगा। कितने का होगा, 3 to 4 सेंटीमीटर। और एग्जैक्ट हम अगर बात करें 3.75 का होता है, और हम जो एवरेज लेते हैं वो होता है 3 to 4 सेंटीमीटर का, जो हम बीच में कट लगाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको इक्विपमेंट्स लेने हैं। एक बच्चा रहेगा, बच्चे में कोड रहेगी। कोड में जो फर्स्ट कोचस फोर्सेप है वो हम प्लेस करेंगे 2.5 सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, 5 सेंटीमीटर पे अवे फ्रॉम द अम्बिलिकस। 2 बात होगी। उसके बाद में इन दोनों के बीच में हमें कट लगाना है, और वो कट कितने सेंटीमीटर का लगेगा, 3 से 4 सेंटीमीटर का। कट कितने सेंटीमीटर का लगेगा दोस्तों, 3 से 4 सेंटीमीटर का। ये सारी बात आपको समझ में आ गई, ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद में ये तो चीज थी टर्म बेबी की या फिर हेल्दी बेबी, जो हमारा बोन होता है। एक चीज और होती है, ये सब हमने प्लेस कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है, जो कोड क्लैंप था वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। और ये दोनों फोर्सेप है इनको अलग कर देंगे, तो प्लेसेंटा वाला पार्ट अलग हो गया। और ये वाले जो कोचस फोर्स भी हम इसको भी अलग कर देंगे। अगर हम इसको अलग नहीं करते तो दोस्तों क्या हो सकता है, वहाँ पे इरिटेशन भी होगी, बच्चों को इंजरी होने के ज्यादा भी चांसेस होते हैं। इसलिए प्लास्टिक का जो कोड क्लैंप आता है उसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। ये तो टर्म बेबी के लिए थी, हमने डिस्कस किया है यहाँ पे टर्म बेबी के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सेकेंड बेबी है जो प्रीटर्म होगा। इसके अंदर भी क्या है, अम्बिलिकल कोड है, ये प्लेसेंटा रहा। ये तो था टर्म बेबी, ये है प्रीटर्म। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लैंप लगाएंगे, वो लगाएंगे हम 6 सेंटीमीटर के ऊपर। कहाँ पे लगाएंगे, 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द अम्बिलिकस ऑफ द न्यूबॉर्न। नेक्स्ट कहाँ पे लगाएंगे, 10 सेंटीमीटर पे। कहाँ पे लगाएंगे, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द अम्बिलिकस ऑफ द न्यूबॉर्न। इसके बाद में जो हम कटिंग करेंगे सर्जिकल ब्लेड से, वो करेंगे 8 सेंटीमीटर के ऊपर। जो टर्म बेबी था उसमें हमने कट कहाँ पे लगाया, 3 to 4 सेंटीमीटर पे। जबकि जो प्री टर्म होता है उसमें हम कट कहाँ पे लगाते हैं, 8 सेंटीमीटर पे। ऐसा हम क्यों करते हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज हम जितनी दूर कट लगाएंगे उतनी अम्बिलिकल ये कोड रहेगी। कोड रहने से बच्चे में क्या होगा, ब्लड की सप्लाई भी रहेगी, ठीक है। तो जो प्री टर्म है उनमें अगर एनीमिक है या फिर ब्लड की कमी है, वेट कम है, तो हम थोड़ा बहुत ब्लड है वो यहाँ पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 ml ऑफ ब्लड हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लिंकिंग ऑफ
अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम एक प्रोसीजर बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड को और जो सारा ब्लड है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे बच्चे के अंदर। ठीक है, ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो थोड़ा बहुत बचा था हमारा यहाँ पे क्लैंप लगाने के बाद में एट 3 to 4 सेंटीमीटर, ये जो बचा था यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये शेड ऑफ कब होता है, विद इन 7 डेज। नॉर्मल जो बच्चा है, टर्म बेबी है, उसके अंदर ये जो हमारा क्लैंप लगाया था, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड जितनी भी बच्ची है वो शेड ऑफ कब होगी, टूट के अपने आप साइड हो जाती है बच्चे से, वो कब होगी, विद इन 7 डेज या फिर 3 to 5 डेज के अंदर ये शेड ऑफ हो जाती है। और जो प्री टर्म बेबीज होते हैं उनमें ये शेड ऑफ कब होती है, आफ्टर 7 डेज, 7 to 10 डेज हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो 7 डेज के अंदर अंदर शेड ऑफ हो जाएगी, और जो प्री टर्म है उनमें 7 डेज to 10 डेज के अंदर ये शेड ऑफ होती है। ये सारी चीज हमने डिस्कस की थी अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। एक चीज हम और डिस्कस करते हैं, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो बच्चे में एक चीज और काम में आती है, जो अम्बिलिकल वेन होती है, प्रेजेंट होती है, इसके अंदर अम्बिलिकल वेन होगी, उससे हम कैनुला भी इंसर्ट कर सकते हैं या फिर आईवी लाइन भी हम इसे यूज में ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी अम्बिलिकल कॉर्ड के केयर के बारे में। आज के वीडियो में हमने देखा कि सबसे पहले न्यूबॉर्न की केयर क्या होती है, उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था इमीडिएट असेसमेंट कौन कौन से होते हैं, उसके बाद में हमने डिस्कस किया जस्ट अभी कि इमीडिएट या फिर इनिशियल असेसमेंट और इंटरवेंशन कौन कौन से होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ये सब होने के बाद में रूटीन केयर क्या होती है। या तो बच्चा कोई भी डिफिकल्टीज है, उसके दौरान बच्चे को क्या करेंगे, हम एनआईसीयू में शिफ्ट करेंगे, वहाँ पे उसको केयर प्रोवाइड करेंगे। बच्चा नॉर्मल है तो हम क्या करेंगे, उसको रूटीन केयर प्रोवाइड करेंगे। तो रूटीन केयर के अंदर हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। रूटीन केयर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राई न्यूबॉर्न विथ प्री वॉर्म लिनन। जैसे बच्चा आया हमारे पास, बच्चा आने के बाद हम क्या करेंगे, सब पहले से एक लिनन होता है या फिर कपड़ा, उसको हम गर्म रखेंगे, वार्म रखेंगे, उसके अंदर बच्चे को हम कवर करके रखते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं दोस्तों, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए। किस लिए करते हैं, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए। हाइपोथर्मिया बच्चे में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ आफ्टर डिलीवरी यही होता है, या फिर इनिशियल जो डेज होते हैं उनमें हाइपोथर्मिया के कारण बच्चा क्या होता है, डेथ हो जाता है। तो क्या होता है, नेक्स्ट क्लीन आई विथ स्टेराइल गॉज। हमने बच्चे को कवर कर लिया गर्म कपड़े के अंदर, उसके बाद में हम बच्चे की आइज को क्लीन करेंगे। आइज को हम क्लीन कैसे करेंगे, स्टेराइल गोज लेंगे, दोनों आंखों के लिए अलग अलग हम गोज लेंगे। तो लेफ्ट आई के लिए अलग गोज, राइट आई के लिए अलग गोज। फिर हम उसे क्लीन कैसे करेंगे, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस की साइड में हम गोज को लगाएंगे और हम आई को क्लीन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अप्लाई आइडेंटिफिकेशन बैंड। आइडेंटिफिकेशन बैंड हम बच्चे के ऊपर पुट करेंगे। ये किस लिए, बच्चा आइडेंटिफाई कर पाए किसका बेबी है, बेबी ऑफ नाम लिखेंगे, मदर का, फादर का। ठीक है, उसके लिए हम बॉयज होते हैं जो मेल चाइल्ड होते हैं उनके लिए हम ब्लू बैंड यूज में लेते हैं, और जो फीमेल या फिर गर्ल चाइल्ड होती है उनके लिए हम पिंक कलर का बैंड यूज में लेते हैं। उनके ऊपर उनका नाम, जेंडर वगैरह लिखा जाता है। नेक्स्ट क्या है, कवर द न्यूबॉर्न। फिर हम क्या करेंगे, ये सब करने के बाद में आइडेंटिफाई और बैंड कर लिया वगैरह लगा दिया, फिर क्या करेंगे, बच्चे को पूरी तरह से कवर करना है। हेड के ऊपर कैप लगानी है, ध्यान देना, हेड के ऊपर कैप लगानी है, ग्लव्स वगैरह पहनाने हैं, सॉक्स वगैरह पहनाने, पूरी बॉडी कवर होनी चाहिए एक्सेप्ट फेस। फेस को हम क्या करेंगे, ओपन रखेंगे। वो क्यों रखेंगे, बच्चे को सांस भी आनी चाहिए। आप केयर तो इतनी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन बच्चे को घुटन हो रही है अंदर और बच्चा मर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। इसलिए क्या करना दोस्तों, बच्चे की पूरी बॉडी कवर होनी चाहिए एक चीज को छोड़ के, वो है हमारा फेस को छोड़ के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग। ये सब हमने केयर कर लिया, बच्चों को हमने कवर कर लिया अच्छे से। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग हम कब कब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जब नॉर्मल डिलीवरी की कंडीशन हो, उसमें 30 मिनट के अंदर अंदर हम ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी LSCS जो सिजेरियन डिलीवरी होती है, उसके अंदर 3 to 4 आवर्स के अंदर हम क्या करेंगे, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। इस दौरान अगर बच्चा ज़्यादा ही क्राई कर रहा है, वैसे बच्चा भूख के लिए इतना क्राई नहीं करता, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि बच्चे को भूख लगी है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जो फीडिंग होती है वो हम बच्चे को प्रोवाइड करवा सकते हैं। लेकिन जो मदर की फीडिंग होगी वो 3 to 4 आवर्स के अंदर होगी या फिर उसके बाद में होगी।
नेक्स्ट हम ये सारी केयर हमने प्रोवाइड कर ली, बच्चे को हमने कवर कर लिया, ब्रेस्ट फीड वगैरह करवा दिया। उसके बाद में हमारा मेन रोल होता है बच्चा वैक्सीनेट भी होना चाहिए, इम्यूनाइज भी होना चाहिए, ताकि बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बना रहे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग जो वैक्सीन होती हैं वो हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। वो कौन कौन से करेंगे, बीसीजी हम बेसिलस कालमेटिक यूरिन वो हम यूज करने लेंगे। उसका डोज होगा 0.05 ml और ये इंट्राडर्मली हम अप्लाई करेंगे। जो लेफ्ट आर्म होता है यहाँ पे हम प्रोवाइड उसको अप्लाई करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। बीसीजी किस लिए काम में आती है, बीसीजी काम में आती है ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करने के लिए बीसीजी काम में आती है। नेक्स्ट जो है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज हम एट द टाइम ऑफ बर्थ लगाएंगे और हम इसमें डोज कितने रखेंगे, 2 ड्रॉप्स रखेंगे और हम ओरली बच्चे को 2 ड्रॉप्स पोलियो की पिलाएंगे। नेक्स्ट है हिपेटाइटिस बी वैक्सीन। हिपेटाइटिस बी वैक्सीन इन्फेक्शन वगैरह कंट्रोल होने से या फिर बच्चे को मदर हिपेटाइटिक हो तो उस कंडीशन में प्रिवेंट करने के लिए आफ्टर डिलीवरी बच्चे को हम क्या करते हैं 0.5 ml इंट्रामस्कुलर थाई के ऊपर हम क्या करेंगे, हिपेटाइटिस बी की वैक्सीन हम लगाएंगे। नेक्स्ट जो है विटामिन के, विटामिन के 1 mg हम लेंगे या फिर 0.5 ml हम लेंगे। विटामिन के कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, इंट्रामस्कुलर करते हैं। और जो हमारी थाई होती है लेटरस वास्टस लेटरलिस, जैसे ये बेबी है लेटरल पोजीशन में है, ये इसकी थाई है ऐसे, तो हम थाई पे यहाँ पे इसके अप्लाई करते हैं, वास्टस लेटरलिस के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। और ये कितने घंटे के अंदर अंदर अप्लाई होनी चाहिए विटामिन के, विद इन 6 आवर्स। कितने घंटे के अंदर, विद इन 6 आवर हमें विटामिन के का डोज है वो बच्चे को लगाना है। ये क्या काम करता है, ये काम करेगा, ये लीवर को जाके अफेक्ट करता है या फिर स्टिमुलेट करता है, और जो क्लोटिंग फैक्टर होती है उनको बनाने में 2, 6, 9, 10 जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उनको ये स्टिमुलेट करता है बनाने में। और ये किस चीज़ से प्रिवेंट करेगा, जो बच्चे में ब्लीडिंग ना हो, ये प्रिवेंट करता है, ब्लीडिंग से बच्चे को बचाता है। तो ये सारी हमने डिस्कस की थी रूटीन केयर। तो आज हम फिर से एक बार समरी देखते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर। हमने सबसे पहले देखा न्यूबॉर्न क्या होता है, उसकी हमें केयर कैसे करनी है। सबसे पहले हमने देखा इमीडिएट जो असेसमेंट है बच्चे का वो करना है, जैसे बेबी बोर्न होता है उसका। उसके बाद में हमने देखा इनिशियल इंटरवेंशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो हमें कैसे कैसे करना है। उसके बाद में बच्चा अगर ठीक है, नॉर्मल है, तो हमें जो रूटीन केयर होती है वो प्रोवाइड करनी होती है, वो हम कैसे करते हैं। ये सारा हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम डिस्कस करेंगे, इसके आगे वाला पार्ट है जो वाइटल्स है, अपगार स्कोरिंग वगैरह है, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।